नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है। एलिमनी या गुजारा भत्ता कहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम तलाक शुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगा, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि मोहम्मद अब्दुल समद ने एक याचिका दायर की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा। तो क्या है मुस्लिम महिलाओं को लेकर नियम अब तक? बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो वो सिर्फ इद्दत तक। दरअसल इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इद्दत की अवधि 3 महीने तक रहती है। अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो वो महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती है। तो आइए जानते हैं तमाम शहरों से, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान से हमने लोगों की राय मंगाई है, महिलाओं से भी बात किया। ये सुनते हैं उनका पहले क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये दिखाया है कि हम सभी बराबर है। जैसे सबको मिलता है तो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये जो फैसला दिया है, इससे जो ऐसी लड़कियां हैं उनको मिलेगा, उनकी ज़िंदगी आसान होगी और ये उनके लिए बहुत अच्छा है, वुमेन पावर के लिए। कोर्ट का फैसला जो हमारी लड़कियों उनके फेवर में ही आया है, वो बहुत अच्छा फैसला आया है। क्योंकि पहले क्या होता था, उस चक्कर में काफ़ी सारी लड़कियों को डिवोर्स के बाद अलग अलग से जॉब जो उनके फेवर में नहीं भी होते थे वो भी करने पड़ते थे। लेकिन अब से इससे क्या हो सकता है कि उनको उस तरीके की जॉब नहीं करनी पड़ेंगी जो उनको पहले करनी पड़ती थी, जो कि हमारे फेवर में एक बहुत अच्छा ही फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन पर बहुत शुक्रिया उनका, जो उन्होंने इतना अच्छा गर्ल्स के फेवर में ये डिसीजन दिया है। का सुधार भी, स्थिति का सुधार होगा और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करेंगी। महिलाएं सभी इस कोर्ट को, ये सबसे अच्छा फैसला होगा। पहले 3 तलाक के मामले सामने आते थे तो लेकिन उनमें गुजारा भत्ता नहीं हो पाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है महिलाओं के लिए। क्या कहेंगे? हाँ, ये जो क्लियर किया है वो अच्छा है और ये सभी महिलाओं के लिए भी अच्छा है, सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए, और हम इसका सम्मान करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मुस्लिम महिलाएं फैसले का सम्मान करते हुए दिखाई दे रही है। आप किस तरीके से देखते हैं फैसले को, मुस्लिम महिलाएं? ये बहुत अच्छा फैसला है मुस्लिम महिलाओं के लिए। इससे क्या है, महिलाओं का सुधार होगा। जो छोड़ देते हैं उनके पति, तो उनको पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आती है। अब उनको दिक्कत नहीं आएगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा फैसला है ये। क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम महिलाओं के लिए? इसका सम्मान करते हैं, अच्छा फैसला है ये। ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं 125 सीआरपीसी में अपना भरण पोषण ले रही है और जो महिलाएं नहीं ले पा रही है उनको गुजारा भत्ता लेने में बहुत ज़्यादा ये फैसला अहम रहेगा, अहम भूमिका निभाएगा। जजमेंट का तो जैसा कि है वे पहले कह ही चुके हैं कि भाई जो जागरूक नहीं है महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इस बारे में, तो वो आगे बढ़ेंगी। उनके लिए जो है ये एक अच्छा फैसला माना जा सकता है। बाकी सीआरपीसी में विवाहिता पत्नी का नाम ऑलरेडी से जुड़ा हुआ है, तो वो शुरू से ही ऐसा कुछ है जो चलता आ रहा है, वो आगे भी बढ़ेगा और जागरूकता महिलाओं में बढ़ेगी। ये एक अच्छी बात है। ये देखा गया है कि जब भी कोई परित्यागता या किसी भी कारण से पति से अलग रहने वाली महिला अगर न्यायालय तक पहुंची है तो 125 सीआरपीसी का लाभ उसे बराबर मिलता रहा है। लेकिन हमेशा 125 सीआरपीसी का मामला विवादित रहा है। शरीयत का हवाला देकर के और 125 के फैसलों को आगे से आगे हमेशा खींचा जाता रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय जो आया है,
जो मुस्लिम महिलाओं के हक में ये फैसला है, इसका मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले। अब जो है मुस्लिम महिला भी 125 धारा के हिसाब से अपना भरण पोषण अब अपने पति द्वारा ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं होता कानून में। अब ये कानून में आज से लागू हुआ है। मैं सुन के और देखा मैंने टीवी, बहुत खुशी हुई है और ये मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत अच्छा निर्णायक फैसला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कई मुस्लिम परिवार जो कि मेहर के नाम से ऐसी महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं देते थे, उनके लिए ये फैसला यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए के हक में बहुत बेहतर है, क्योंकि इससे जो मिलेगा पैसा वो यानी मुस्लिम महिलाएं अपना घर बैठ के अपने अच्छा भरण पोषण कर सकती है और वो कमाई का जरिया भी बन सकता है घर बैठे बैठे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और इससे जो मुस्लिम महिलाओं को जो फ़ायदा नहीं मिलता था मिलेगा, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। औरतों को, मुस्लिम महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी उससे। कैसी मदद मिलेगी? जो जो उनको परेशानियां होती थी भरण पोषण में पहले, वो अब नहीं होगी। देख सकते हैं कई राज्यों से जो महिलाओं का कहना है कि राहत की बात है ये, और बहुत अच्छा फैसला। निशत हुसैन हमारे साथ हैं, सदस्य भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। बहुत बहुत धन्यवाद निशत जुड़ने के लिए। जाहिर है जो ये फैसला आया है, आप सुन रही हैं, इतनी तमाम जो महिलाएं हैं खुश हैं, इससे हिम्मत मिलेगी। अब तक जो हिम्मत नहीं मिलती थी, ये सभी समुदायों के लिए, ख़ासतौर से हमारी मुस्लिम बहनों के लिए है ये। आप किस तरह से देख रही हैं कि ज़मीन पर इसका असर, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत, आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक फैसला है। मैं जस्टिस रत्ना नागर साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सलाम करती हूँ उनको कि उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला हम लोगों के हक में किया। हम लंबे टाइम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 125 के पहले, शाबानों के केस से पहले सबको ये मेंटेनेंस मिलता था, लेकिन 75-60 रुपए बंधने के बाद पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक हो गया और तब से। आपकी आवाज़ चली गई है। शमीना शफीक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, NCW की सदस्य भी रह चुकी हैं। जी तो शमीना, आपसे जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आया है, आप भी इसका स्वागत कर रही होंगी। कितना इसका असर, क्योंकि यही मैं समझना चाह रही हूँ कि हमारे समाज पर इसका कितना असर होगा? देखिए, स्वागत योग्य फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है औरत होती है, वो किस जाति, धर्म या किस ज्योग्राफिकल एरिया से आती है ये मैटर नहीं करता है। एक मुल्क है, एक कानून होना चाहिए, खासतौर से जब औरतों के हुकूक की बात होती है, उनके हक की बात होती है। अब जहां तक रह गया कि इसका समाज में क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये फैसला किस हद तक जाकर नीचे पर्क्यूलेट होता है, औरतों को अपना हक अधिकार पता चलता है और फिर कितनी औरतें इसको क्लेम करती हैं। आई थिंक दैट इज अ बिगर क्वेश्चन एंड अ लार्जर क्वेश्चन नाउ, बिकॉज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी जो है वो ना के बराबर होती है, और इस जानकारी को उन तक पहुंचाना और उनको उनके हक के बारे में बताना, मुझे लगता है जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, हम लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा वक्त लगेगा मगर निश्चित तौर पे पर्क्यूलेट करेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के बाद बहुत सारे मर्द जो खासतौर से अपनी शादी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बीवी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उनको मालूम होता है कि कोई फर्ज नहीं है और वो एकाएक छोड़ सकते हैं, तो कम से कम उसमें कमी आएगी। बिल्कुल निशात, अगर आप अब बोल पाएं अगर कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो बात शमीना ने भी कही, यही मैं समझना चाह रही हूँ कि अधिकार मिल जाते हैं लेकिन उनको लेने की हिम्मत होनी चाहिए, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आपका क्या नजरिया है? इस चुनौती का हम लोग लंबे टाइम से सामना कर रहे हैं, और शमीना जो है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हम ख्याल हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात रखती आई है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया, अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं, और तब से ही हम इन सारे ये जो मेंटेनेंस की बात है 125 के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन वो कभी भी उनको देते नहीं। सारी महिलाएं यहाँ पे रोती हुई आती हैं, बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि यहाँ काउंसलिंग सेंटर चल रहे हैं।
तो सबसे बड़ी बात जो ये है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की कि उन्होंने लंबे टाइम से ये मांग की है हमने, और आज हमारी इस मांग को एक शक्ल मिल गई है, एक रूप मिल गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत अच्छी बात समीना ने भी कही है कि अब इसके बाद देखना है कि क्या हंगामा बर्पा होगा, क्योंकि शरिया और कानून की जब बात आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा परेशान होती है। लेकिन मैं ये फख्र के साथ कहती हूँ कि शरिया में ये सब कुछ है। हमारे नबी ने फरमाया अगर आप किसी को तलाक देते हैं तो उसको इतनी धन दौलत दे दो कि वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर दे आराम से, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो हमारे तो हुकूक में है ये चीज। तो उन लोगों ने, जो लोग, अब एतराज होगा, बहुत बड़ा एतराज होगा और खूब हंगामा होगा जैसे ट्रिपल तलाक पे हुआ था। तो ये सारी चीजें हम इतने आदी हो गए हैं कि इनका मुकाबला करने में सक्षम हम मुकाबला करेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि महिला, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। कोई हमको कोई किसी तरह का कोई एहसान नहीं हो रहा है, ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, अधिकार है। शमीना, अंत में आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी, क्योंकि जिस तरह से निशत कह रही हैं कि इस पर हंगामा होगा, लेकिन आप क्या नसीहत देंगी महिलाओं को? तो नहीं है, लेकिन निशत आप ही बता दीजिए, आप क्या कहेंगी ऐसे में, जो आपको चिंता है जिस बात की लेकर, आप महिलाओं को, समाज की मुस्लिम महिलाओं को क्या संदेश देंगी ऐसे में? मैं मुस्लिम महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक हम इन चीजों को लेके गए हैं, रेड करी है हमने हलाला पे कर रखा है, हमने पोलोगेमी पे कर रखा है, और ये 125 का जो अभी इतना अच्छा फैसला आया। तो मैं मुस्लिम महिलाओं से एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो आंदोलन हम कर रहे थे, जो आवाज हम उठा रहे थे, जो मीडिया में हम जा रहे थे, आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम कामयाब हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम जैसे लोग मौजूद हैं, संस्था है, हम लोगों के पास आए और कोई परेशानी है तो उसको बताएं। तो मैं यही कहूंगी कि मजबूती से डटे रहिए, आपको अधिकार आसानी से नहीं मिलेंगे। ये पुरुष प्रधान समाज है और हम महिला किसी भी मजहब की क्यों ना है, पहले हम महिलाएं, हमारी जात एक ही है और एक जात के हिसाब से जो फैसला आया है वो बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। मैं बहुत खुश हूं और एनडीटीवी ने उठाया है इसको तुरंत, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देती हूं। बिल्कुल, धन्यवाद निशत जुड़ने के लिए और अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी पर राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई हैं, आइए सुन लेते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई में ऐतिहासिक भी है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है। अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं सीआरपीसी के तहत, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। महिला कांग्रेस इस जजमेंट का, इस फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि इस जजमेंट से साबित हुआ है कि कोर्ट और अदालत महिला को महिला की नज़र से देख रहा है, ना कि उनको धर्मों के आधार पर बांट के उनके ऊपर फैसले आ रहे हैं कि अगर इस धर्म की है तो ये होगा नहीं। तो महिला कांग्रेस इसका स्वागत करती है और स्वाभाविक है, इससे बहुत सी हमारी जो मुस्लिम बहनों की जिंदगियों में भी बहुत बदलाव आने वाला। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार बनाम केंद्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुकदमे को सुनवाई योग्य माना। सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई की कार्रवाई का मामला था। सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। कानूनी गुणदोष के आधार पर आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में सहमति वापस ली थी। हम देखेंगे कि ऐसे में क्या सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। प्रतिवादी न बनाने की केंद्र की दलील खारिज कर दी। सीबीआई पर केंद्र का प्रशासनिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले का संघवाद पर व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, ये भी कहा। देखिए 1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज वो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में बीजेपी का बीएस में वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीना में पश्चिम बंगाल ये जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था वो विथड्रॉ किया है। वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट जनरल कॉन्सेंट विथड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है। के परिवार फैमिली का वीरांगना होना सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत डर लग रहा था सर उस टाइम, लेकिन देश की सेवा करना तो उनका पहला धर्म था। इस उम्र में अपने मतलब जान न्यौछावर करना, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। सैल्यूट है सर उनको। करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सैकड़ों जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं में एक थे 18 ग्रेनेडियर्स के लांस नायक राजकुमार। जंग के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए नायक राजकुमार शहीद हो गए। उनकी पत्नी नीलम देवी को आज भी याद है जिस दिन वो छुट्टी के बाद वापस जा रहे थे। हमारे साथ हैं करगिल शहीद लांस नायक राजकुमार की पत्नी है नीलम देवी। 25 साल हो गए हैं करगिल जंग के। आपके पति जो हैं करगिल में शहीद हो गए, किस तरह की भी यादें हैं? सर उस टाइम तो मेरी एज सिर्फ 19 साल थी और 1 साल का बेटा था, तो एकदम से तो यही लगा था कि हमारी तो मतलब उनके साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म ही हो गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला हमें पता लगा कि मतलब वो हमें छोड़ के नहीं बल्कि वो तो सदैव हमारे साथ रहेंगे। ये सोच के फिर बाद में मतलब इतना गर्व हुआ ना कि शायद एक शहीद के परिवार फैमिली का वीरांगना होना सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे शहीद राजकुमार जैसे पति मिले और सेम हूबहू उनके बेटे मतलब उन जैसे ही हैं। तो आज आर्मी का भी हमें मतलब समय समय पर बहुत योगदान मिला है। जब उस समय जंग का ऐलान हुआ तो उसके बाद जब ड्यूटी पर गए थे, छुट्टी पर आए हुए थे, फिर जब गए तो उस समय क्या कह के गए थे और क्या उनको? सर 18 मई को वो छुट्टी काट के गए थे 2 महीने की और 13 जून को वो शहीद हो गए थे। 18 जून को उनकी पार्थिव शरीर गाँव में लाया गया था। तो जब उनको पता लगा कि मतलब लड़ाई छिड़ी हुई है और जाना है, तो उनका मतलब सदैव यही था कि मुझे ये तो पहले से था कि एक ही हो लेकिन अफसर हो। मतलब उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा अफसर ही बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे संस्कार मिले। तो वो जब भी मतलब चर्चा करते थे बच्चों के बारे में तो उनका यही था कि मतलब बच्चों में संस्कार अच्छे होने चाहिए, लायक होना चाहिए, मतलब सबसे अलग होना चाहिए। लेकिन जब जंग पर आप भेज रही थी तो क्या उनके मन में किस तरह के ख्यालात आ रहे थे आपके मन में उस समय? क्योंकि उस समय तो कई मतलब तिरंगा भी वहाँ फहराया जाता, जीत भी मिल रही थी, नुकसान भी हो रहा था, सब बहुत डर लग रहा था सर उस टाइम। लेकिन देश की सेवा करना तो उनका पहला धर्म था, इसलिए हम पीछे तो हट ही नहीं सकते थे।
बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई जल्द से जल्द ये विजय प्राप्त हो, कि ताकि मतलब देखो कोई भी फैमिली से कोई भी मतलब खोता है तो बहुत टाइम लगता है संभलने में, और ये जो टाइम है बहुत मुश्किल से गुजरा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक शहीद होना मतलब अपनी इस उम्र में अपने मतलब जान न्यौछावर करना, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और जो एक मतलब सैल्यूट है सर उनको कि इतनी हिम्मत, और उनके परिवार में भी मतलब सपोर्ट किया है सर हर कदम पे। तो हमें लेकिन उनको कुछ ऐसा लग रहा था जब जा रहे थे लड़ाई पर, जंग पर जा रहे थे कि पता नहीं लौटे या नहीं लौटे कुछ। सर उनका क्या था कि उस टाइम सिर्फ एक ही टारगेट था कि भारत माता की सेवा करना। उनको ज़्यादा फैमिली से मुझे जैसे नोटिस किया कि अटैचमेंट थोड़ी कम हो गई थी, कि वो कहते हैं ना कि इंसान कोई भी किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसका मोह फैमिली से टूट जाता है। तो मैंने सर वो फील किया है कि हाँ उनका मतलब पूरा ध्यान भारत माँ की ओर था। उन्हें शायद पता था कि मैं वापस नहीं आने वाला, और हमारे भी कहीं ना कहीं सर ये मतलब थी अंदर, वो कहते हैं ना कि डर सोचना, वो कहते हैं कि सोचता कौन है जो सबसे करीब होता है। तो हम ये बुरे ख्याल सोचने लग गए थे, हमें महसूस होने लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो भगवान ने हिम्मत दी है सर। लेकिन हमारे देश में जो मतलब एक शहीदों के लिए आर्मी जो अपने बॉर्डर पे भेजते हैं ना सर, तो पीछे हमें ये नहीं है कि हम अकेले हैं। जो आर्मी में जाता है उसकी फैमिली कभी अकेली नहीं हो सकती। देश लगता है साथ है। बिल्कुल सर, हमारी मतलब छोटी सी फैमिली थी, लेकिन जैसे ही वो शहीद हुए तो मुझे धीरे धीरे पता लगा, क्योंकि एज बहुत छोटी थी, कि हमारा छोटा परिवार नहीं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जो हम आर्मी वाले समय समय पर बच्चों की पढ़ाई में भी, बच्चों को वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत थी तब भी, मतलब हर महीने सर कोई लेटर नहीं डाल सकता, खुद अपने अगर होते हैं वो भी नहीं पूछ पाते अपना टाइम निकाल के। और ये उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद इनको हमारी हर मूवमेंट का पता होता है कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। तो वो सोच के सर बहुत अच्छा लगता है, और इसी बात पे गर्व होता है कि हाँ हमने कुछ खोया नहीं, हमने बहुत कुछ पाया है। उनकी भरपाई तो सर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सर जो इन्होंने किया है ना सर, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है सर। आज हम जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं सर, उसमें सबसे बड़ा योगदान सरकार का और आर्मी का रहा है। 19 साल अगर ये साथ नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो आप उस समय 19 साल की थी, उसके बाद पूरी अपनी ज़िंदगी राजकुमार जी के सपनों को पूरा करने के लिए लगा दिया बेटे को। वो काम किया है कि मतलब हर कोई सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो सर कुछ भी न्यौछावर है। और जब बच्चे भी सर उनके बारे में सुनते हैं तो इतना गर्व महसूस करते हैं कि बाकी मतलब जिसके फादर अब हैं साथ में, उनको वो छोटे लगते हैं कि नहीं हमारे फादर तो सदैव अमर रहेंगे। जब वहाँ कहीं भी जाते हैं तो सर ऊँचा उठा करके जीते हैं, तो वो एक अलग ही फील होता है सर कि हाँ उन्होंने तो वो काम किया है जो सबके बस की बात नहीं। उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। जाहिर सी बात है कि नीलम देवी जो कह रही हैं उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। वीर नारी हैं देश की, जिस पर हम सभी को गर्व है, सैल्यूट है। इनके हस्बैंड जो हैं करगिल के लिए, देश के लिए शहीद हुए हैं। लांस नायक शहीद राजकुमार हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले थे। 2 अगस्त 1973 में जन्म हुआ। 28 अगस्त 1993 में सेना में भर्ती हुए। 18 ग्रेनेडियर्स में सेवाएं दी। करगिल युद्ध में तोलोलिंग की लड़ाई में हिस्सा लिया। जब ग्रेनेडियर्स के जवान हम की चोटी पर कब्जा करने की कोशिश में लगे थे, तब पाकिस्तानी आर्टिलरी की गोलाबारी में शहीद हो गए। इनके साथ 7 और सैनिक शहीद हुए। 13 जून 1999 को लांस नायक राजकुमार शहीद हो गए। 1996 में इनकी शादी नीलम देवी से हुई थी। करगिल जंग के समय 13 महीने का बेटा था। जब लांस नायक राजकुमार शहीद हुए उस समय नीलम देवी सिर्फ 19 साल की थी। इस वीर नारी ने हर हालात का सामना करते हुए अपने शहीद पति के सपनों को पूरा करने में जीवन लगा दिया है। देश प्रेम के इनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है। वो किंगपिन हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं और वो सीधे तौर पर आरोपियों के संपर्क में थे। 37वें नंबर पर केजरीवाल और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी। शराब घोटाले में ईडी ने 232 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है, उसमें यही क्रम है। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया। इस चार्जशीट में 38 नाम हैं। पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया गया हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक आदमी को आप आर्म ट्विस्ट करके उससे कुछ भी कराने के लिए जो है उसको आमादा कर देते हैं और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। चूँकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अपराध की आय का पैसा सीधे आम आदमी पार्टी को गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस घोटाले के जिम्मेदार हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान लगातार गुमराह भी किया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया। लिहाजा पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की तरह आप भी इस अपराध में शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं। गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी। चार्जशीट के मुताबिक शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और उनसे कमीशन लेने के लिए बनी शराब पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का था। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आपको पहुंचाए थे। चैट से यह साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईडी ने विनोद के मोबाइल से हवाला के नोटों यानी टोकन के फोटो भी चार्जशीट में लगाए हैं। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चंद्रप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे 2 अलग अलग बैग अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि इससे आया पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी 9 अप्रैल 2024 की, जहां पर ईडी ने सारे तथ्य और सबूत ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, जहां पर यह पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल पाया है। आज वो सारे के सारे तथ्य अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं क्योंकि चार्जशीट फाइल कर दी गई है। ईडी का कहना है कि शराब नीति बनाने में विजय नायर की बड़ी भूमिका है। वो अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है और केजरीवाल के इशारे पर ही काम कर रहा था। समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर ने उससे कहा था कि आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है। ये पहला मौका है जब ईडी ने किसी राजनीतिक पार्टी को पीएमएलए कानून के तहत आरोपी बना लिया है। ऐसे में ईडी आम आदमी पार्टी के बैंक खातों और उसकी संपत्तियों को अटैच कर सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ
मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। देश भर के कई राज्य तेज बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली में भी आज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों के आने जाने में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी जगह जगह पानी भरा हुआ दिखा और लोग परेशान दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के बाढ़ वाले इलाकों का हवाई सर्वे किया। भारी बारिश के कारण प्रदेश की विभिन्न नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी बदायूं में, राप्ती नदी बलरामपुर में, शारदा नदी लखीमपुर खीरी में, बूढ़ी राप्ती नदी सिद्धार्थनगर में, घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड में बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से तराई इलाके के कई जिलों और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में हैं। चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में बड़ी लैंडस्लाइड हुई। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर हुआ है। हालांकि ट्रैफिक को पहले रोक दिया गया था, लेकिन सुरंग को कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, इसका जायजा लेना होगा। वहीं जोशीमठ के जोगीधार के पास भी लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई। जोशीमठ के जोगीधार के समीप बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी चट्टान टूटने के चलते पूरी तरह से बाधित हो गया। और किशोर रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, जो ये तस्वीरें आई हैं वाकई में बहुत चिंताजनक है, क्या अपडेट अब? फिलहाल जो अपडेट है उसमें डीएम चमोली ने जो जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था कि देर शाम तक जो जोगीधार में लैंडस्लाइड हुआ था वहां पे बीआरओ रास्ता खोल सकती है, लेकिन लगातार जिस तरीके से लैंडस्लाइड का मलबा हटाया जा रहा है और ऊपर से पहाड़ दरक रहे, तो पूरी तरह से वो चेक किया जाएगा कि ये लैंडस्लाइड हटने के बाद ऊपर से पहाड़ से कोई मलबा तो और नहीं आ रहा। उसके बाद अगर दूसरी बात देखी जाए तो पाताल गंगा जो इलाका है चमोली में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। और हालांकि ये लैंडस्लाइड वाला इलाका पहले भी होता रहा, लेकिन इतना बड़ा लैंडस्लाइड शायद उत्तराखंड में पहली बार हुआ है, जिसमें तस्वीरें साफ दिख रही है कि किस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आया और वहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है ताकि उस लैंडस्लाइड से बचा सके। एनएच के अधिकारी और तमाम जो जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उस बात को देख रहे हैं कि सुरंग को नुकसान तो नहीं हुआ। अगर नुकसान हुआ तो ऐसे में पूरी बद्रीनाथ जो रूट है वो बाधित हो जाएगा और लोगों को काफ़ी लंबा यानी दूसरे रास्ते से होकर आना पड़ेगा और इसमें बहुत समय लगेगा। दरअसल ये पूरा इलाका काफ़ी सेंसिटिव जोन है और इस पूरे इलाके में बारिश पहले हुई थी और बारिश के बाद अक्सर पहाड़ों में जब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद धूप आती है, तब इस तरीके के लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने देखने को मिलती है और जिस तरीके से आज देखने को मिली। फिलहाल अभी यात्रा रोकी हुई थी ताकि जगहों पड़ाव पे, और जिस तरीके से दूसरा लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद कुछ यात्रियों को नंदप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग में रोका गया है। जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक रास्ता आगे नहीं खोला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे में अभी अधिकारी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सुरंग को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी पूरा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में कई जगहों पे ऐसे लैंडस्लाइड और ओवरऑल उत्तराखंड में देखा जाए तो करीबन 150 से ज़्यादा सड़कें छोटे बड़े लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुई है। लेकिन फिलहाल ये दो बड़ी तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे से है जहाँ पर बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। किशोर, ये जो चमोली वाला लैंडस्लाइड हुआ है, जिस तरह से आप बता रहे थे, इतना बड़ा लैंडस्लाइड अब तक नहीं हुआ है और सबसे चिंता की बात ये वो सुरंग के ऊपर वहाँ पे हुआ है। क्या अब तक सुरंग तक पहुँच भी पाए हैं, वो बताइए। और दूसरी बात, जिस तरह से निर्माण हुआ है उस पर भी सवाल उठते रहे हैं, उस लिहाज से क्या कह रहे जानकार आप? बिल्कुल,
उत्तराखंड में जो चारधाम ऑल वेदर रोड बन रही है, इससे पहले भी ब्लास्टिंग की गई है, बड़ी बड़ी मशीनों से पत्थरों को तोड़ा जाता है, तो वाइब्रेशन होता है, उससे ये जो पूरा इलाका है, खासकर जोशीमठ तपोवन से लेकर पीपल कोटी का, और जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुए, दोनों बड़े लैंडस्लाइड हुए, ये पूरा इलाका बहुत ही सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर लगातार हलचल होती रही है। दूसरी बात, सुरंग की अगर बात करें तो सुरंग को इसलिए बनाया गया ताकि ये बड़े लैंडस्लाइड से बचा जा सके, लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड आया है और जिस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ हुआ, तो जाहिर सी बात है जो सुरंग है उसको कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। यही वजह है कि अभी उसमें अधिकारी चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, इसमें मानवीय गतिविधियों की वजह से, यानी लगातार कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े निर्माण, ब्लास्टिंग, इसके अलावा बड़ी मशीनों का यूज़, उसकी वजह से ये सारे जो जगहें हैं और इन जगहों पर लैंडस्लाइड जो प्रोन एरियाज़ है वो ट्रिगर बहुत तेज़ी से हुए और ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल किशोर, हालात पर नज़र बनाए रखें। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और उधर जम्मू कश्मीर की रियासी में भी चिनाब नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे लेकर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के पास ना जाएं। और अगर हम दक्षिण में आपको ले चलें, केरल के कन्नूर में भारी बारिश के कारण कई ज़िलों के में बहुत भयावह असर हुआ है। तबाही सी देखने को मिल रही है, जहाँ कई लोगों के घरों में पानी भर गया, वहीं कई घर इसकी जद में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। और पानी की मार के बाद अब महंगाई की मार। बीते हफ्तों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे और उनकी कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। सब्जी के बढ़ते दामों ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। दिल्ली के ओखला मंडी से अतुल रंजन की रिपोर्ट। गर्मी से भले ही लोगों को थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन सब्जियों का बाजार अब तपने लगा है। कीमतों को लेकर टमाटर और लाल है, तो सब्जियों का राजा आलू भी अपने आसमान छूते दामों के साथ आम लोगों को आंखें दिखा रहा है। भिंडी और लौकी के दामों में भी जबरदस्त उछाल है। बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन अब एक नई आफत आ खड़ी हुई है और वो है महंगाई की। सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छूने लगे हैं। लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले से ही राशन के सामान महंगे हैं, अब सब्जी भी बारिश में पसीने छुड़ा रही है। भैया सब्जियों का तो पूछे मत, आग लग गया पूरे मंडी में। पूरे मंडी में आग लगा हुआ है। जो लहसुन लेता था मैं 100 रुपये 150 रुपये, आज 250 रुपये 300 रुपये ले रहा हूँ। अदरक 200-250 रुपये किलो। बताइए, जिसको कोई खाता नहीं है, ये मिल रहा है 70 रुपये 80 रुपये किलो। बहुत महंगी हो गई है सब्जी। 2000 रुपये लेके अब पता ही नहीं चल रहा है। हर एक चीज़ महंगी हुई है और टमाटर ऊपर से आलू प्याज सब कुछ महंगा हो गया। लोग सब्जियों की कीमतों से परेशान हैं, तो सब्जियां भी बारिश की दोहरी मार झेल रही हैं। एक तरफ सप्लाई का संकट, तो दूसरी ओर प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियों के बारिश के मौसम में खराब होने का खतरा। इसका सीधा असर उनके दामों पर हो रहा है। 2 हफ्ते पहले के मुकाबले अभी टमाटर 80 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो तक, तो वहीं प्याज और लौकी 50 रुपए तक, भिंडी 60 रुपए तक बिक रहा है, तो 60 रुपए तक पहुंचा करेला मुंह को और कड़वा कर रहा है। आलू के दाम में सर आधे का फर्क है पूरा। पहले 15-20 10-15 रुपए किलो था, आज 35-40 रुपए किलो अच्छा आलू। 25 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक आलू है। टमाटर भी, आप जरा टमाटर का भी हाल बताइएगा कि टमाटर का क्या रेट है और कैसे। टमाटर चल रहा है 70 रुपए किलो। हाँ। तो टमाटर का भी है, टमाटर जो कुछ सड़ गया, जो गर्मी जितनी पड़ रही थी वो सड़ गया। अभी दूसरी उसका जगहों का आ रहा है, उसका भाड़ा भी देखो, टैक्स भी लग रहा है, डबल टैक्स है। माल भी तो कम है ना, माल भी तो नहीं आ रहा। जब आती थी 10 गाड़ी, अब आ रही है 2 गाड़ी एक आदमी के पास, तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए महंगाई है। जब माल ज़्यादा आएगा तो अपना भी खुद सस्ता हो जाएगा। यानी कि टमाटर तो जो लाल हो ही रखा है, लेकिन साथ ही साथ आलू और प्याज जो भी हैं वो भी जो है आम जनता को जो आंखें दिखा रही है। और इससे क्या हुआ है कि जो आम आदमी का जो जायका है वो उसका स्वाद कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा NDTV इंडिया पर। नमस्कार।